चला गया। मालवा का मतलब कौन से क्षेत्र से है? एमपी। क्योंकि आप जब भूगोल पढ़ते हो तो मां साहब आपको बताते होंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा, और कोटा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा नदियां कोटा के बाद मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर ये चंबल और चंबल की सहायक नदियां बहती है, वो पूरा क्षेत्र मालवा कहलाता है। मालवा का मतलब वहां पर 12 महीने नदियां बहने के कारण वो क्षेत्र हरा भरा रहता है। वहां बरसात नहीं भी हो तो चारे पानी की कमी नहीं होती, वो हरा भरा क्षेत्र रहने के कारण, माल वहां पर होने के कारण उस क्षेत्र का नाम क्या हो गया था? मालवा। तो अपने ज्यादातर लोग अकाल पड़ने पर मध्य प्रदेश जाया करते थे, मालवा जाया करते थे, और मालवा में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम क्या है? नरवर। बहुत पुरानी बात है, लगभग 13वीं-14वीं सदी की बात है। पुंगलगढ़ के रहने वाले मारू और मारू के मम्मी पापा, इधर अकाल पड़ा था तो मारू के मम्मी पापा अपनी गायें वगैरह लेकर के मालवा गए हुए थे। उनको लगा कि भाई राजस्थान में तो पशु भूखे मर जाएंगे, खाने को चारा भी नहीं है, तो गायें वगैरह जो लेकर के वो मालवा चले गए थे ताकि वहां पर पशुओं को चारा वगैरह मिल जाए। मालवा जब मारू के मम्मी पापा गए तो मारू उस समय छोटी थी, मारू की उम्र 1.5 साल थी, तो 1.5 साल की लड़की को अकेले तो घर पर कैसे छोड़े, इसलिए मारू के मम्मी पापा और मारू ये सब मालवा चले गए। वहां पर 2-3 महीने तक रुके, वहां पर इन्होंने गायें वगैरह चराई, पानी था वहां पर, नदियों के आसपास घास वगैरह मिल जाती तो गायें भूखे नहीं मरती। इधर इस डोला का पिता, डोला के पिता का नाम था सोडा सिंह। ये सोडा सिंह नरवर का राजा हुआ करता था, और सोडा सिंह सुबह सुबह घोड़ा लेकर के अपने राज्य की विजिट पर निकलता था। सोडा सिंह जब 2-3 महीने से लगातार विजिट कर रहा था तो सोडा सिंह देखता कि कोई बीकानेर साइड के लोग आए हुए मेरे राज्य में गायें चराने के लिए, और ये सोडा सिंह रोजाना इन बीकानेर वालों से यानी मारू के मम्मी पापा से बातचीत करते, और 15-20 दिन लगातार बातचीत करने के बाद ये एक दूसरे के घनिष्ठ बन गए। और अपने पूर्वज, अपने दादाजी के रेंज के जितने भी लोग हैं, वो अगर 15-20 दिन एक ही आदमी से कंटिन्यू मिल लेते थे तो कोई छोटा मोटा रिश्ता करके ही आते थे, कोई सगाई पताई करके आते, कोई धर्म भाई कोई धर्म भाई, कुछ ना कुछ बना करके आते। उनसे फिर ही उनका 1 मिनट भी दिमाग नहीं चलता। 15-20 दिन कंटिन्यू डोला के पापा और मारू के पापा उधर मिल लिए, तो एक दिन डोला के पापा ने बेटे बेटे कहा कि क्या करें, कोई काम दाम ही नहीं बचा है, लड़का भी बड़ा हो गया, 3 साल का हो गया है। मारू के पापा ने भी क्या करें कि कोई काम दाम भी नहीं बचा, लड़की भी बड़ी हो गई, कितने साल की हो गई? 1.5। तो डोला के पापा ने कहा तो फिर शुभ काम में देरी किस चीज की, चट मंगनी पट ब्याह कर दिया जाए। और वहीं पर रहते हुए गायें चराते हुए डोला के मम्मी पापा की सहमति से डोला और मारू की शादी करवा दी गई। लेकिन मारू की और डोला की शादी तो हो गई, लेकिन क्या मारू 1.5 साल की उम्र में ससुराल जाना शुरू हो जाएगी? नहीं। पुराने समय में अपने राजस्थान में जब भी बाल विवाह होते थे, लड़की ससुराल नहीं जाती थी, लड़की अपने मम्मी पापा के घर पे ही रहती थी, और जब उसकी एज हो जाती ससुराल जाने योग्य, तब उसे ससुराल भेजा जाता था। उस रिवाज को बोला जाता था गोना। क्या बोला जाता था? गोना। या इसी को बोलते थे मुकलावा, या इसी के लिए एक शब्द यूज होता है, कौन सा? आणो। RS प्री 2021 में प्रश्न पूछा था कि राजस्थानी संस्कृति में आणो क्या है? आणो, आणो का मतलब होता लड़की को विवाह के बाद दूसरी बार ससुराल भेजना, उसको क्या बोलते हैं? आणो। कभी आपने गांव में ऐसे शब्द सुने होंगे कि कोई लड़की जिसकी शादी हो गई है लेकिन वो ससुराल नहीं जा रही है, तो कोई रिश्तेदार वगैरह पूछ लेते हैं कि भाई सासरा जाने लग गई क्या, तो अपने घर वाले कहते हुए मिल जाते हैं कि नहीं शादी तो होगी, हाल आणो जानो को नहीं। कभी ऐसे शब्द सुने हैं तुमने कि शादी तो होगी लेकिन हाल आणो जानो को नहीं? आणो जानो को नहीं मतलब इसका मुकलावा नहीं किया, इसको ससुराल नहीं भेजा है। तो मारू की शादी तो हो गई लेकिन मारू ससुराल जा नहीं रही थी, अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। डोला 3 साल का था, विवाह हो गया, लेकिन डोला को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि 3 साल के लड़के को क्या पता रहेगा कि शादी हुई कि नहीं हुई। और दूसरा, उस समय यह भी होता था कि जब शादी होती थी तब किसी मेहमानों को नहीं बुलाते थे। अगर बाल विवाह होता है तो डोला के मम्मी पापा उपस्थित रहेंगे और मारू के मम्मी पापा उपस्थित रहेंगे, एक पंडित जी रहेंगे, वही फेरे करवा देंगे। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं चलता था कि शादी कब हो गई। इसलिए डोला को खुद को पता नहीं है शादी हो गई क्या, डोला के मम्मी पापा को पता है। और धीरे धीरे वक्त बीता, शादी के 1.5-2 साल बाद ही डोला के पापा की भी डेथ हो गई और डोला के मम्मी की भी डेथ हो गई। डोला जब 6 साल का था तब डोला के मम्मी और पापा दोनों चले गए। डोला को अब भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रखी है क्या। डोला के मम्मी पापा की डेथ हो गई। अब डोला के पापा की डेथ हो गई तो राजा का बेटा राजा बनता है। सोडा सिंह की मृत्यु के बाद अल्प आयु में ही डोला बताओ कहां का राजा बन गया, नारू। इधर मारू
कि मम्मी पापा मारू को लेकर वापस बीकानेर आ गए, क्योंकि वहां 5-6 महीने रुके। अगले साल राजस्थान में बरसात हो गई तो मारू के मम्मी पापा वापस मारू को लेकर के पुंगलगढ़ आ गए थे। अब अगले 10-15 साल राजस्थान में अकाल नहीं पड़ा तो मारू के मम्मी पापा वगैरह पुंगलगढ़ में ही रहते थे। इधर डोला बड़ा होता गया, डोला 12-13 साल का हो गया, लेकिन डोला को अपनी शादी के बारे में नहीं पता था। इसलिए डोला 12-13 साल का होने के बाद डोला एक शादी और कर लेता है। मालवा की एक राजकुमारी थी, उसके साथ शादी कर लिया। मालवा की राजकुमारी होने के कारण उस रानी का नाम क्या हो गया था? मालवण। मालवा की थी इसलिए क्या कहा गया? मालवण। लेकिन मालवण को सब कुछ पता है। कितने मजबूत सूत्र रहे होंगे मालवण के। मालवण को पता है कि डोला पहले से मैरिड है, लेकिन डोला खुद को पता ही नहीं डोला डोला है। डोला को यह भी नहीं पता कि शादी हो रखी है क्या, लेकिन मालवण को पता है कि डोला की पहली शादी किसके साथ हो रखी है? मारू। अब मालवण और डोला का वैवाहिक जीवन चलने लगा। साल 2 साल बीत गए। इधर मारू अपने मम्मी पापा के साथ पुंगलगढ़ में बैठी है। मारू इंतजार कर रही है कि एक ना एक दिन डोला उसे लेने के लिए आएगा। मारू ससुराल जाने की तैयारियों में है, लेकिन मारू 15 साल की हो गई, मारू 16 साल की हो गई, लेकिन डोला का ना तो कोई पत्र आया है, ना डोला मारू को लेने के लिए ससुराल आया है। मारू उदास रहती थी। मारू को लगता कि डोला इतनी देरी क्यों कर रहा है, मुझे लेने के लिए आ जाए। अब मारू मम्मी पापा को भी नहीं बोल सकती। मारू मम्मी पापा को किस मुख से बोले? ये तो जाके बोल नहीं सकती लड़की की पापा मुझे ससुराल जाना है। अब अगर ऐसा बोल दे तो घर वाले जीने और नहीं दे, इसलिए मारू दबे हुए मन से रहती। उधर डोला का इंतजार करती रहती कि डोला का लेटर आएगा, डोला का लेटर आएगा, लेकिन डोला का कोई भी लेटर नहीं आया। मारू इंतजार करती रही। घरवाले भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उस समय रूल यह भी होता था कि जब शादी हो जाती उसके बाद लड़की को दूसरी बार ससुराल लेने के लिए लड़की पक्ष रिक्वेस्ट नहीं करता, अपने आप ही कौन सा पक्ष आता था? लड़का पक्ष। इसलिए मारू के मम्मी पापा रिवाजों का पालन कर रहे थे, ये लड़के वालों को कुछ बोल नहीं सकते थे। मारू मन ही मन उदास रहती थी। मारू ने सोचा कि क्यों ना डोला को लेटर लिख करके अवगत करवाया जाए कि आप और मेरी शादी हो रखी है, प्लीज आप मुझे लेने के लिए आए। फिर भी मारू ने सोचा कि यार साल 2 साल और वेट किया जाए, डोला इतना बड़ा राजा है कि इन कार्यों में उलझ रहा होगा। इधर डोला की जो रानी है मालवण, दिमाग बहुत तेज था। मालवण एक दिन मेल में बैठी बैठी फ्री टाइम में सोच रही थी कि डोला को तो मारू के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मारू एक ना एक दिन डोला से कांटेक्ट करेगी। और कांटेक्ट करेगी कैसे? उस समय कांटेक्ट करने का साधन क्या था? भाई आजकल तो हजारों साधन है। इंस्टा पर मैसेज कर दिया, फेसबुक पर मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। उस समय अगर किसी 2 अनजान व्यक्तियों को बातचीत करनी होती थी तो केवल एक ही माध्यम हुआ करता था, लेटर्स, पत्राचार। एक दूसरे को पत्र भेजा जाए, डाक विभाग के जरिए बातचीत हो जाए। इसलिए मालवण को लगा कि यार मारू एक ना एक दिन पक्का डोला को लेटर भेजेगी और लेटर भेजेगी। वो लेटर अगर डोला को मिल गया तो मारू डोला की फर्स्ट रानी है, पहली रानी है, वो पक्का डोला मारू को लेकर के आ जाएगा। और अगर मारू यहां आ गई तो मालवण का ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। भाई पहली रानी आने के बाद मालवण की वो रेस्पेक्ट नहीं रहेगी जो अब तक है। इसलिए मालवण ने कहा कि क्यों ना डाक विभाग के कर्मचारियों से सांठगांठ की जाए और डाक विभाग के कर्मचारियों को धमकाया जाए कि 34-15-03 बीकानेर से अगर कोई भी लेटर आता है तो वो डोला तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो मेरे तक पहुंचना चाहिए। और मालवण ने डाक विभाग के कर्मचारियों से सांठगांठ करके उनको आदेश दिया कि पुंगलगढ़ बीकानेर एड्रेस से कोई भी पत्र आए तो मेरा निजी लेटर होगा, वो डोला तक नहीं पहुंचना चाहिए। और डाक विभाग के कर्मचारी एक महिला, एक रानी के आदेश को कैसे अवहेलना कर सकते थे? उनको तो मानना ही पड़ेगा। डाक विभाग के कर्मचारियों ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। इधर साल 2 साल बाद मारू ने डोला को लेटर भेजा। 19-20 साल की हो गई मारू। इतना भी कोई इंतजार होता है क्या? इंतजार की भी हद होती है। और मारू ने डोला को लेटर भेजा। डोला को लेटर भेजा तो डोला को लेटर रिसीव ही नहीं हुआ। लेटर पहुंचा तो सही, लेकिन डाक विभाग के कर्मचारियों ने वो लेटर किसको सुपुर्द कर दिया था? मालवण। मारूक ने लेटर भेजा। प्रतीक्षा करती रही कि निश्चित रूप से डोला का रिप्लाई आएगा। लेटर जाने के महीने भर बीत जाने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मारू उदास रहने लगी। मारू ने दूसरा लेटर भेजा, तीसरा भेजा। मारू ऐसे कर करके 18 लेटर डोला को भेज चुकी थी। 2 साल का समय निकल चुका था, लेकिन ना कोई लेटर का रिप्लाई आ रहा है, ना कोई डोला उन्हें लेने के लिए आ रहा है। मारू बड़ी तनाव में रहने लगी। मारू ने कहा आखिर वाक क्या है?
लेटर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही जगह रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, पिन कोड तो सही है क्या? क्योंकि उस समय दिक्कत यह भी तो रहती थी कि अगले बंदे को सुपुर्द हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का भी पता नहीं लगता। कम से कम आजकल यह सुविधा तो है कि ग्रीन टिक हो गया, बंदे ने सीन तो कर लिया, अब रिप्लाई करे कि नहीं करे वो अगले की मर्जी। लेकिन पहले यह भी नहीं पता लगता कि अगले को मैसेज डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए मारू बड़ी उदास रहने लगी और मारू को लगा कि गड़बड़ है मामला। सावन का महीना था, मारू तनाव में थी, सांझ का समय था, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। मारू घर की छत पर बैठी थी और बड़े दुखी मन से, बड़ी दुख भरी आवाज में मारू गीत गा रही थी कि अब तो आजा ढोला सावन बीत्यो जाए। बोला ढोला 22 साल हो गए, अब तो आजा, ये सावन की फंवारें बीती हुई जा रही है। जिस समय मारू ये गीत गा रही थी उस समय मारू के घर के पास में से कोई एक आम रास्ता गुजर रहा था और उस रास्ते से ढाडी जाति के लोग गुजर रहे थे, किसी काम से जा रहे होंगे आगे। और वो ढाडी जाति के लोग कौन से जिले के रहने वाले थे? सीरोड। 4-5 लोग थे और वो जब मारू के घर के पास में से गुजर रहे थे उसी समय मारू ये गीत गा रही थी। ढाडी जाति संगीत को प्रेम करने वाली जाति होती है, वो संगीत के एक एक वर्ड को समझती है। वो ढाडी जाति के लोग मेरी तरह बेहद सज्जन लोग थे। उन्होंने ढाडी जाति के लोगों ने कहा कि ये इतनी दर्द भरी आवाज में कौन युवती है जो गीत गा रही है। उन ढाडी जाति के लोग वहां पर रुक जाते हैं और रुक करके उस युवती से बात करते हैं, मारू से बात करते हैं कि मारू बात क्या है, इतनी दर्द भरी आवाज में और तुम गीत गा रही हो। मारू को लगा कि किसको प्रॉब्लम बताऊं, घर वालों को बता नहीं सकती, क्यों ना सारी बातें इन ढाडी जाति के लोगों को बता दी जाए। और मारू ने सारी सच्चाई उन ढाडी जाति के लोगों को बता दी कि देखिए, जब मैं 1.5 साल की थी तब मेरी शादी नरवर के राजा ढोला के साथ हुई थी। ढोला से मिलने के लिए मैं 18 लेटर लिख चुकी हूं, एक भी लेटर का रिप्लाई तक नहीं आया है। 22-23 साल बीत गए हैं विवाह को। अगर आप मेरे दर्द को समझते हैं तो प्लीज आप मेरा एक काम कर दीजिए, लेटर का रिप्लाई तो वो दे नहीं रहे हैं, आप खुद नरवर जाकर के मेरा मैसेज ढोला तक पहुंचा दीजिए कि आपकी पहली रानी मारू पुंगलगढ़ में आपका इंतजार कर रही है। अगर आप ऐसा कर देगी तो मैं जीवन भर आपका एहसान मंद मानूंगी। ये बात मारू ने कही। ढाडी जाति के लोग बहुत सज्जन थे, उन्होंने कहा काम धंधा काम धंधे की जगह है, पहले इस युवती की बातों को गौर से सुनना चाहिए। और वो ढाडी जाति के लोग अपना काम दाम छोड़ करके उस मारू का संदेश लेकर पुंगलगढ़ से किस स्थान पर पहुंच जाते हैं? नरवर। और नरवर जहां ढोला का महल बना हुआ था उस महल के बाहर खड़े होकर जोर जोर से गीत गाते हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यानी कुल मिलाकर के जोर जोर से मारू का संदेश किसको पहुंचाते हैं? ढोला को पहुंचाते हैं। ढोला जब इन गीतों को सुनकर के भागा भागा बाहर आता है और बाहर आकर कहता कि कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताइए। ढोला को उन ढाडी जाति के लोगों ने कहा कि ढोला शर्म आनी चाहिए आपको, वो युवती 24 साल से मरु प्रदेश में आपके इंतजार में बैठी है, 18 लेटर वो आपको भेज चुकी है, कम से कम आप उसे मिल नहीं सकते, उसे ला नहीं सकते तो एक लेटर का रिप्लाई तो कर देते कि मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। इस तरीके से किसी को इंतजार नहीं करवाता, ये तरीका आपका ठीक नहीं है। आप जब 3 साल के थे तब आपकी शादी पुंगलगढ़ की राजकुमारी मारू के साथ हो चुकी थी। ढोला ने जब ये बातें सुनी तो ढोला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोला मेरी शादी हो चुकी थी? बोला हाँ, ये बात सही है, आपकी शादी हो रखी थी, आपको 18 लेटर वो भेज चुकी है। ढोला ने कहा कि मुझे कोई लेटर रिसीव नहीं हुआ। ढाडी जाति के लोगों ने कहा कि नहीं, वो युवती झूठ नहीं बोल सकती। हमने उस युवती की आंखों में सच्चाई देखी है, उसकी युवती की आंखों का दर्द देखा है, वो झूठ तो नहीं बोल सकती, उसने लेटर भेजे हैं। आप अपने डाक विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ करें। और ढोला अपने डाक विभाग के कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ करता है तो डाक विभाग के कर्मचारी सारे राज उगल देते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ 18 लेटर आए थे, 22 स्पीड पोस्ट आए थे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आपकी रानी मालवण के आदेश था कि ऐसा कोई भी लेटर आए तो मेरे तक सुपुर्द किया जाए, और हमने वो सारे लेटर रानी मालवण को दे दिए हैं। ढोला को जब सच्चाई पता लगी तो ढोला बेहद गुस्से में आ जाता है। ढोला मालवण के पास जाता और कहता कि मालवण, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पहले प्यार में इस तरह बाधा बन करके आओगी और तुम मेरे और मारू को मिलने के लिए बीच में रास्ता बनकर आओगी। लेकिन मालवण, खैर कोई नहीं, तुमने जो किया सो किया, मैं अभी जा रहा हूं और आज ही मारू को लेकर आऊंगा। मालवण बहुत खतरनाक थी। मालवण ने घर से बाहर भागते हुए ढोला को महल में बंद करके ताला लगा दिया था और बोला कि तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। मालवण ने ढोला से प्रॉमिस करवाया, बोला आप मेरी कसम खाओ
कि मारू को लेकर के नहीं आओगे तभी ताला खोलूंगी, नहीं तो बाहर नहीं निकलने दूंगी। डोला ने खूब मनाया लेकिन मालवण नहीं मानी। लास्ट में डोला ने प्रॉमिस किया कि मालवण तुम्हारी कसम मैं मारू को लेकर के नहीं आऊंगा। तब मालवण ने दरवाजा खोला, लेकिन डोला ने कहा कि अब मालवण ने जब इस प्रकार की बाधाएं पार की है तो फिर अपने को कसम तोड़ने में कुछ भी नहीं जाता। रात को 12:30-1 बजे जब मालवण गहरी नींद में खराटे ले रही थी, उस समय डोला दबे कदमों से महल से बाहर निकलता है, रातों रात अपना ऊंट लेकर के आता है, मरु प्रदेश की तरफ आता है और उस मारू को ऊंट पर बिठा करके वापस नरवर के लेकर के जाता है। बीच में ये मिलने, बीच में ये बिछड़ने की कहानी और अंत में मारू को वापस नरवर ले जाने की कहानी का बखान जिस गीत में किया है वो गीत आपका कौन सा है? ढोला मारू। राजस्थान का प्रमुख विषय है ढोला मारू। ऐसा कोई जिला नहीं जहां ढोला मारू का चित्र नहीं बना हुआ है। अंतिम समय में ढोला मारू को ऊंट पर ले जा करके, ऊंट पर बैठा करके नरवर ले जाता है। आपने कई जगह दीवारों पर ऐसे चित्र देखे होंगे जिनमें एक महिला और एक पुरुष ऊंट पर बैठे हुए नजर आते हैं। कहीं देखा है ऐसा कि एक चित्र बना हुआ है दीवार के ऊपर जिसमें एक महिला ऊंट पर बैठी हुई है और एक पुरुष ऊंट पर बैठा हुआ है। अगर भविष्य में आपको कहीं पर भी दीवार पर किसी स्थान पर ऐसा चित्र बना हुआ नजर आए जिसमें महिला और पुरुष ऊंट पर बैठे हुए हैं तो आप कर देना कि यह चित्र निश्चित रूप से किसका चित्र है? ढोला और मारू। राजस्थान की चित्रकला में सबसे ज्यादा चित्र अगर किसी विषय वस्तु के बने हुए हैं तो वो किसके बने हुए हैं? ढोला और मारू। लिख लो ढोला मारू में 2-3 बातें। पहला